सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट कर लिया है हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई होप। और अब हम इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स। जीन है और जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उन्हें क्या बोलेंगे? फॉर्म डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस। तो क्या वो डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे, या फिर फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, फॉर्म इंटरेक्टिव ग्रुप दैट अफेक्ट द फिनोटाइप। क्योंकि वो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो बनाएंगे फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कंडीशंस दी है कैरियोटाइप्स की, जैसे कि 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2, और पूछा है कि ये आर कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी या फिर मोनोसोमी। तो ये क्या है? अब देखो, यहाँ पर 2n+1 का मतलब है कि एक क्रोमोसोम बड़ा है, यहाँ पर एक घट गया है, यहाँ पर दो बढ़े हैं, यहाँ पर दो घट गए हैं। अब देखते हैं एन्यूपोलिप्लॉइडी क्या होता है। यहाँ पर देखो एन्यूपोलिप्लॉइडी के बारे में लिखा है कि व्हेन द क्रोमोसोम नंबर चेंज ड्यू टू एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। जब ऐसा होता है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज हो, या तो एडिशन हो या लॉस हो एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का, लेकिन पूरा सेट नहीं। ठीक है, जैसे कि किसी के हमारे अंदर 23 पेयर्स है। ठीक है, यानी कि कितने हैं हमारे अंदर? 46 हैं, या फिर कहेंगे 2n=46 है। तो यानी कि n का नंबर क्या है यहाँ पे? 23 है। अब इनमें अगर ऐसा होता है कि एक आधा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 46 के बदले ऐसा हो जाए कि 47 हो गया, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 2n+1, या फिर 2n-1 या कम हो गया 40, कितना हो गया 45 हो गया, या फिर एक एक दो और बढ़ गया 48 हो गया या 44 हो गया। जैसे कि यहाँ पर कितना होगा हमारे अंदर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 46+1 कितना हो गया 47 हो गया, या फिर 46-1 कितना हो गया 45, 46+2 और 46-2। तो यानी कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब चेंज होते हैं, या तो लॉस हो या गेन हो क्रोमोसोम नंबर में, लेकिन सेट नहीं बढ़ा है। सेट बढ़ने का मतलब है कि जैसे 2n के बदले 3n हो जाए, यानी कि कितने, जैसे कि कितने पेयर है? अभी 23 पेयर है। सारे क्रोमोसोम्स का एक 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 कॉपी बढ़ जाए, यानी कि पूरा सेट जो है एक्स्ट्रा हो जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम या उससे ज्यादा घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, और यहाँ पर यही तो हो रहा है कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो इसमें कंडीशन जो रहेगी, इसका आंसर होगा एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। अब देखो, पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है, ये कंडीशन वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म में जो है पूरा जो, जैसे कि हमारे अंदर 2 सेट है क्रोमोसोम्स के, अब सेट ही बढ़ जाना, जैसे कि मोर देन 2 सेट। अगर हमारे पास कंप्लीट सेट का जो है सेट बढ़ रहा है, जैसे कि नॉर्मली हमारे अंदर 2n है, या 3n हो जाना, 4n या 6n, तो ये कहलाती है पोलीप्लॉइडी। अब पोलीप्लॉइडी भी जो है ना, वो दो तरह की होती है, ऑटोपोलीप्लॉइडी और ओलोपोलीप्लॉइडी। ऑटोपोलीप्लॉइडी में क्या होता है, ऑटो मतलब देखो सेल्फ की बात आ रही है ना, सेल्फ यानी कि सेम स्पीसीज के ही जो है सेट मल्टीप्लाई होना, जैसे कि 2n से 4n बन जाना। ठीक है, और ये किस वजह से हुए होंगे 2n से 4n? जैसे कि हमारी सेल साइकिल चलती है, जब गेमेटोजेनेसिस हो रही हो, या मियोसिस या माइटोसिस हो रही हो, और एस फेज में जो है क्रोमो जो जो डीएनए होता है वो डबल होता है, और अगर वो डबल हुआ हुआ डीएनए अलग नहीं होगा तो हर चीज डबल हो जाएगी ना, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही है कि अगर मियोसिस या माइटोसिस में डिसजंक्शन नहीं होता है, वो क्रोमोसोम अलग नहीं होती, जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो अलग नहीं होगी, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ऑटोपोलीप्लॉइडी हो जाएगी। ठीक है, 2n से जैसे 4n बन गया, और ये मोस्ट कॉमन जो होता है प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, जैसे कि पोटैटो वगैरह में। और ओलोपोलीप्लॉइडी जो होती है वो डिफरेंट स्पीसीज के सेट्स होते हैं, जैसे क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम डिफरेंट टू स्पीसीज।
और ज्यादातर ये होता क्यों है कि दो अगर स्पीसीज है उनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद फिर क्रोमोसोम डबलिंग हुई, तो ऐसे में उससे होगा, ये पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ और फिर डबलिंग हुई। ठीक है, तो मान लो दो स्पीसीज है, अगर दो स्पीसीज है, स्पीसीज 1 है एंड स्पीसीज 2 है, दोनों से अगर जैसे कि इसके पास 2n है और इसके पास भी 2n है, इसका जब इसका मान लो n1 है, इसका n2 टू टाइप के हैं, तो इससे जब गैमेट पाएगा n1 आएगा, इससे n2 आएगा, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, n1 n2। तो ये क्या होगा, इनकी पेयरिंग नहीं हुई है ना, तो ये इस तरीके से ये स्टेराइल से रहेंगे, लेकिन देन इनमें जब क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा, यानी कि एक तो 2n1 हो जाएगा, 2n2 इस तरीके से हो जाएंगे ना। ठीक है, अब ये n1 n2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये नंबरिंग अलग भी हो सकती है या नंबरिंग सेम भी हो सकती है। आपने देखना है कि ऑटो पोलिप्लॉइडी क्या होता है, सेम स्पीसीज से होगा, ओलो पोलिप्लॉइडी जो है वो डिफरेंट स्पीसीज से होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो है ट्राइटिकम एस्टिवम, जैसे कि हमारे वीट है, एंड ये हाइब्रिडाइजेशन से बना है दो स्पीसीज से और फिर क्रोमोसोम डबलिंग हुई है। तो यहाँ पे हमें देखो एनुपोलिप्लॉइडी मतलब एनुप्लॉइडी के बारे में पता लग गया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं, लॉस या वो एडिशन होगा, वन और मोर। ठीक है, लेकिन पूरे सेट का नहीं। पोलिप्लॉइडी मतलब सेट, पूरा सेट बढ़ेगा। ओलो पोलिप्लॉइडी ये पोलिप्लॉइडी का टाइप है। ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज से जो है क्रोमोसोम सेट आएंगे। एंड मोनोसोमी जो है वो एन्यूप्लॉइडी का टाइप है। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम बड़ा है, यानी कि किसी एक जो कोई एक क्रोमोसोम होगा, मतलब उसमें जैसा कि सारे दो दो हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का दो के बदले तीन होंगे, है ना। तो यानी कि उसको हम बोल देंगे ट्राइसोमी। ठीक है, एक बड़ा है तो ट्राइसोमी। यहाँ पर एक घट गया तो यानी कि कोई एक क्रोमोसोम है जो अकेला रह गया होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो क्रोमोसोम के पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, हम एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो इसमें इसका एक बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइसोमी कहेंगे, है ना। और मोनोसोमी मतलब इसमें से अगर एक हटा दिया तो यानी कि ये मोनोसोमी है। टेट्रासोमी है अगर दो बढ़ा दिए, ठीक है। और नलीसोमी है अगर ये दोनों ही हटा दिए गए, तो दैट इज नलीसोमी। ओके, यानी कि ये होगा नलीसोमी, ये होगा टेट्रासोमी। दो तो ऑलरेडी है और प्लस दो और किसी एक क्रोमोसोम, मान लो वो क्रोमोसोम नंबर 2 है, 2 के दो हैं, दो और उसमें आ जाए तो यानी कि बोलेंगे कि क्रोमोसोम नंबर 2 में जो है टेट्रासोमी है। ऐसे ही जैसे कि हमारे हमने पढ़ा भी है एग्जाम्पल, अगर हम टर्नर सिंड्रोम को ले तो टर्नर सिंड्रोम इसमें आएगा ना, मोनोसोमी में आएगा, क्योंकि वहां पर एक एक्स कम हो गया है। ठीक है, और ये किस में आएगा, ट्राइसोमी किस में आएगा, जैसे कि क्लेनीफेल्टर वाला है। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन सोल्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो जीन है, मान लो एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर जीन है, जीन ए और जीन बी, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो एन परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज, वो कैसी रिलेशनशिप शो करते हैं, डायरेक्ट, इनवर्स, पैरेलल या फिर नो रिलेशनशिप। अब देखो, जब मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में स्टडी किया था तो उसने देखे ना, दो तरह का था, एक जीन मतलब दो जीन जब करीब करीब थे, मान लो ये ए और सी ये पास थे, ठीक है, और दूसरे वाले में दूर दूर थे, तो जहां जीन पास पास थे वहां पे जो रिकॉम्बिनेंट थे, रिकॉम्बिनेंट वो उनकी परसेंटेज कम थी, है ना। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज जो थी कम थी, कम आ रही थी, जबकि जब दूर दूर थे तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आ रहे थे, है ना, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो भी ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एक तरीके से। तो यानी कि ये रिलेशनशिप कैसी हुई, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुई। तो जैसे कि थॉमस एंड मॉर्गन थे और
जीन मैपिंग जो जीन मैपिंग थी वो एल्फ्रेड ने की थी। तो जो डिस्टेंस जिनके बीच में ज्यादा था उनमें क्या था, उनमें क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा है। अभी रिकॉम्बिनेशन क्यों बन रहा था, रिकॉम्बिनेंट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा होने की वजह से। तो ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होती है ना, तो क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर से ये जो है मतलब रिकॉम्बिनेशन बनाने के चांस ज्यादा हो जाएंगे अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। तो अगर कोई जीन क्लोजली ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब क्या है, वो ज्यादातर जो है एक साथ, तो ठीक है, जो जीन ज्यादा पास होंगे, अब जितने पास होंगे ना तो चांसेस उनके मतलब यही रहेंगे कि वो अगली जनरेशन में भी ना साथ ही जाएं, है ना। और जो दूर होंगे वो रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हमें रिकॉम्बिनेंट मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर दूर होंगे तो इसी का मतलब, इसका मतलब यही है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनके बीच में। Okay, next, if a genetic disease is transferred from phenotypically normal but carrier female to only some of male progeny, क्या हो रहा है कि जैसे कि मदर है, ठीक है, ये मदर है और मदर से जो बीमारी है वो सिर्फ कहाँ जा रही है, मेल प्रोजेनी में जा रही है, मेल प्रोजेनी में जा रही है ना, फादर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर जो है मेल जो है मतलब सम, ऐसा नहीं कि सारे मेल में, मान लो इसमें है, इसमें वो आ गई और ये जो है फिनोटाइपिकली नॉर्मल दिख रही है लेकिन कैरियर है। तो ये डिजीज कैसे होगी, अगर कोई डिजीज जो है वो मदर से सन में जाते हुए दिख रही है और डॉटर में नहीं दिख रही है और मदर कैरियर है, तो इसका मतलब है वो एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है। इसमें एक एक्स जो है, एक एक एक्स में दिक्कत है, कोई भी डिजीज है तो उसमें एक एक्स में दिक्कत है क्योंकि वो खुद कैरियर है। और वो क्योंकि जो सन है, बेटा है, अगर जिसके अंदर ये नॉर्मल वाला एक्स आएगा, इसके पास नॉर्मल एक्स आया, फादर के पास से सन में वाई आता है, मदर के पास से एक्स आया, नॉर्मल वाला एक्स आया, तो उसका सन वो नॉर्मल हुआ। और जिस सन के पास वो जो दूसरा एक्स आया, डिफेक्टेड वाला एक्स आया, तो इसका मतलब उसको वो डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सी वाली है, ऑटोसोमल सेक्स लिंक, मतलब ऑटोसोमल नहीं कहेंगे, ऑटोसोमल नहीं है, सॉरी, ये होगी सेक्स लिंक और वो भी रिसेसिव। और ये मतलब अगर मन में आएगी भाई, जब ये एक एक्स की वजह से ही हो रही है क्योंकि सन के पास जो है सिर्फ एक ही एक्स है, अगर वही डिफेक्टेड होगा, ठीक है, तो अब वो डिजीज होगी। लेकिन जैसे डॉटर है, अब डॉटर के पास एक एक्स फादर के पास से आया और मदर के पास से अगर ये वाला भी आ गया है, तो क्योंकि उसके पास दूसरा एक्स ठीक है, तो उस ठीक की वजह से जो है वो बीमारी नहीं दिखेगी। वो जो काम है, जो जीन जो भी कोड हो रहा होगा, वो जीन जो भी कोड कर रहा होगा वो काम चल रहा है पूरा। तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, ये होगी सेक्स लिंक क्योंकि एक्स लिंक्ड है, एंड रिसेसिव क्योंकि अगर दो मतलब अगर सन में सिर्फ है कि ये एक एक्स होता है तो इसलिए उसमें डिजीज शो रही है, लेकिन डॉटर में दो एक्स होते हैं, तो अगर एक नॉर्मल है एक्स तो यानी कि फिनोटाइपिकली वो डिजीज नहीं शो करेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो कौन सा ट्रिपलेट कोड है, मतलब कौन सा ट्रिपलेट है जो कोड करता है वेलिन के लिए। अब यहाँ पर देखो GUG जो है वो कोड करता है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है कि GUG करता है। वहां पर पहले क्या था, पहले GAG था और GAG से GUG में चेंज हो गया। तो पहले जो है वो ग्लूटामिक एसिड कोड कर रहा था, लेकिन एक बेस में चेंज करते ही, एक बेस पेयर में चेंज होते ही ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलिन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB शो ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ, यहाँ पर IAIB होने की वजह से क्या हो रहा है कि दोनों जीनोटाइप अगर ऐसा है तो ये ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो ये किसकी वजह से है, को डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है IA मतलब जिसको कोड करता है वो भी हमें RBC पे दिखेगा शुगर, एंड जिसको IB कोड करता है वो वाला भी, ठीक है। तो यानी कि जब ये दोनों दिखेंगे, अपने आप को कोई सा भी छुपाने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम को डोमिनेंस। नेक्स्ट, ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, हमने देखा है कि जो ZZZW वाला होता है वो बर्ड्स में मिलता है ना,
बर्ड्स में मिलता है। तो यहाँ पे बर्ड कौन है? बर्ड यहाँ पे पिकॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट। अब देखो यहाँ पे दिया है कि दो टॉल प्लांट्स हैं, उनके बीच में क्रॉस हुआ। ठीक है, टोल एंड टोल हमें नहीं पता है कैसा जीनोटाइप है। क्रॉस होने के बाद जो F1 मिल रहा है वो फ्यू ड्वार्फ भी मिल रहे हैं, यानी कि टोल तो मिल ही रहे होंगे लेकिन साथ में ड्वार्फ भी मिल रहे हैं। तो ड्वार्फ कब मिलेगा? यानी कि ड्वार्फ का जो जीनोटाइप होता है वो कैसा होता है? स्मॉल टी होता है। अब टोल तो ऐसे भी हो सकते हैं एंड टोल ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लाने के लिए, दोनों टी लाने के लिए, इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के पास एक एक स्मॉल टी होना जरूरी है। और क्योंकि ये टोल है तो इनके पास कैपिटल टी तो ऑफ कोर्स होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि इसी कंडीशन में अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं, दोनों के पास एक एक स्मॉल टी है, तभी जो है ये ड्वार्फ प्रोजेनी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये। अगर देखो हम इस केस को लेके देखें, हम सोचे कि नहीं, तो एक कैपिटल टी वाला होगा और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या आपको लगता है कि इससे एक भी प्रोजेनी है जो ड्वार्फ आ जाए? क्योंकि एक के पास से तो हमेशा 100% कैपिटल टी वाले ही गैमेट आ रहे हैं और दूसरे के पास से स्मॉल टी वाला आ गया, लेकिन जो ड्वार्फनेस है वो कैसा है? वो तो रिसेसिव करेक्टर है ना। तो यहाँ पर सब जो प्रोजेनी मिलेगी ओल टोल मिलेगी प्रोजेनी। यहाँ पर ही जो है हमें टोल एंड ड्वार्फ दोनों मिलेंगे, और यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल टोल है होमोजाइगस, यहाँ पर भी टोल मिलेगी, लेकिन फर्क इन टोल में ये रहेगा कि यहाँ पर कुछ हेट्रोजाइगस टोल मिल जाएंगे। अब यहाँ अगर हम देखें कि मन में ये आए, तो भाई जब स्मॉल टी इसका मतलब ये वाला तो कैसा होगा? ये तो ड्वार्फ है। ठीक है, एंड ये टोल है। तो एक ही केस ऐसा होगा और जिसमें, यानी कि दोनों टोल है, फिनोटाइपिकली दिख रहे हैं, और उनसे ड्वार्फ जब ही बनेगा जब दोनों हेट्रोजाइगस हो। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 इट डिनोट दैट। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये आ रहा है 9:3:3:1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो अलील है, मेंडल ने बोला भी है कि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो दो जीन के अलील हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following will not result in variation among siblings? अब दो भाई, मतलब भाई भाई या भाई बहन है, उनके बीच में वेरिएशन किसकी वजह से नहीं हो सकती? मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वेरिएशन ना आए। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है तो ये तो वेरिएशन का ही तरीका है, इससे वेरिएशन ही तो मिल रही थी। हम देख रहे हैं कि जब पाइजम सटाइवम में जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की वजह से अलग अलग तरीके की मिले ना। पहले जो येलो और राउंड थे और रिंकल ग्रीन पेरेंट थे, लेकिन बाद में जाके हमें येलो के साथ येलो रिंकल्ड भी मिले और ग्रीन राउंड भी मिले। तो यानी कि एक तरीके से वेरिएशन आई थी वहां पे। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में जो है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट से तो वेरिएशन आएगी। क्रॉसिंग ओवर जो है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, एक तरीके से वेरिएशन आएगी। लेकिन देखो लिंकेज, अगर कोई दो जीन है और वो बहुत करीब करीब है, लिंकेज के बारे में बोल दिया ना कि लिंक है एक तरीके से, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है ये क्रोमोसोम में ये जीन्स है, ठीक है, ए बी, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी एक साथ जाएंगे। यानी कि उनका पैटर्न जो है, जो ज्यादा लिंक्ड जीन होंगे वो ब्रदर सिस्टर में भी, सिबलिंग्स में भी हमें इस तरह के से ही दिखेंगे कि हाँ भाई ये वाला जीन जो है ए और बी, ये तो इसमें भी सेम इसी तरह जा रहा है, इसमें भी, तो उसके बेसिस पे तो वेरिएशन नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा लिंकेज। ठीक है, और मतलब ये नहीं होंगे। और म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन से भी डीएनए में चेंज होता है, उससे भी वेरिएशन आएगी। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन दी। तो मेंडल का लॉ किस पे अच्छे से काम करता है, किस पे अप्लाई होता है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, सेम क्रोमोसोम। अब देखो हम देखते हैं, हम वही एग्जांपल लेके आते हैं। यानी कि ये क्रोमोसोम था, मतलब इस पर, यानी कि ये होमोलोगस है आपस में। अब यहाँ पर जो है आर राउंड राउंड का होगा, मतलब किसके लिए इसमें जीन प्रेजेंट है? जीन फॉर
जो वो शेप थी, शेप के लिए जीन। अब ये आर भी हो सकता है, या कैपिटल आर भी हो सकता है, या स्मॉल भी हो सकता है। और दूसरा किसका था? येलो। हम ये समझ लेते हैं। तो अब जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि आर के साथ वाई वाला आ सकता है, या फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई वाला आ सकता है, या फिर स्मॉल आर के साथ इस कैपिटल वाई, या स्मॉल के साथ स्मॉल वाई। इसका मतलब ये बात कर रहा है, ये दोनों आपस में, देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये तो होमोलोगस हुए एक दूसरे के, क्योंकि इनमें से एक मदर के पास आया हुआ है और एक फादर के पास है, और दोनों के पास सेम कैरेक्टर्स के लिए ही जीन प्रेजेंट रहते हैं पे, है ना, ये होमोलोगस है। लेकिन ये आपस में कैसे हैं, ये है नॉन होमोलोगस, ठीक है, नॉन होमोलोगस हुए ये। तो इसमें जो आर के साथ वाई, इसका जाना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, कि आर के कैपिटल आर के साथ, मतलब इस वाले क्रोमोसोम के साथ ये वाला जा सकता है, या इस वाले के साथ ये भी जा सकता है, इस वाले के साथ ये भी जा सकता है, इसके साथ ये भी जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे यही है कि मेंडल का जो ये लॉ था, ये किस पर अप्लाई होता है, किस पर, असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर द जीन, कौन से जीन्स पे होल्ड मतलब करता है काम, जो किस पे सिचुएटेड हो, मतलब नॉन होमोलोगस। ये क्योंकि ये आपस में नॉन होमोलोगस है ना, तो यानी कि नॉन होमोलोगस पर जो होंगे उनके लिए ये अच्छे से, मतलब उन पे ये अप्लाई हो सकता है ना। और उसका एग्जाम्पल हमें पता ही है, अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखें तो उसमें जो वो 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही बन रहे हैं, यानी कि इस आर के साथ ये वाई जा सकता है, इस आर के साथ ये वाला भी जा सकता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब होमोलोगस की बात करें तो ये आपस में होमोलोगस है। अब इनका तो है ही कि भाई इनको जो है गैमेट बनने में अलग होना है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट, यानी कि जो न्यूक्लियस से अलग हों, तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा मेंडल ने ऐसा कुछ। और या फिर सेम क्रोमोसोम अगर सेम पर होंगे तो भाई कैसे, उनमें तो लिंकेज आ जाएगी एक तरीके से, अगर फिर तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इस तरह से जो हमें 9:3:3:1 है, ये मिलने के बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे अगर वो सेम क्रोमोसोम पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, यानी कि एक जीन है उसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, मोर देन वन इफेक्ट आ रहे हैं। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लियोट्रोफी, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा भी है कि मल्टीपल एलिज्म का मतलब तो ये होता है कि 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट होती है, जिसका एग्जांपल हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। पॉलीजेनी यानी कि जो यहाँ पे जीन ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा, जैसे कि हम देख रहे थे हमारे हाइट के लिए, कलर के लिए, है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ जाता है। तो प्लियोट्रोफी होता है कि एक जीन में चेंज की वजह से हमें बहुत सारे जो है इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं फिनोटाइपिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा प्लियोट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट, कुछ क्रोमोसोम, कुछ के पास जो है 17 क्रोमोसोम मिल रहे हैं और कुछ के पास हमें 18 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। तो भाई ये क्या मतलब हुआ कि कुछ के पास 17 मिल रहे हैं, कुछ के पास 18 मिल रहे हैं? तो आपने पढ़ा होगा XXXO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां पर फीमेल में जो है XX मतलब क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फीमेल में जो है 2 एक्स होते हैं, और जबकि मेल के अंदर सिर्फ 1 एक्स होता है। और जैसे ही, अब देखो यहाँ पर 2 एक्स है, वहां पर 1 है और 1 नहीं है, 1 एक्स एब्सेंस होते ही एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जितने फीमेल के अंदर 18 होंगे तो मेल के अंदर 17 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 एक्स कम है, ठीक है। तो यहाँ पूछा इन्होंने कि जो 17 है और 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, तो पहले हमें 17 वाले का बताना है। 17 वाला कौन है? मेल, क्योंकि पहले 17 लिखा है। फिर बताना 18 वाला, तो 18 वाला जो है फीमेल है, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जनरेशन अमंग ह्यूमंस इज स्टडी बाय पेडिग्री एनालिसिस। तो हमारे अंदर जो है वो कैसे जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का, वो पेडिग्री के थ्रू, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ा जाता है। तो करेक्टर स्टडी इन पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट टू, तो हमारे जो करेक्टर पेडिग्री में पढ़े जाते हैं वो कौन से वाले रहेंगे? क्या वो क्वांटिटेटिव रहेंगे? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स कौन से होते हैं जहाँ पे एडिशन हमें शो दिखाई देगा, जो यानी कि जैसे कि पॉलीजेनिक जो होते हैं वो
क्वांटिटेटिव रहते हैं, यानी कि एक डोमिनेंट अगर 2 बढ़ गए तो और थोड़ा डार्क होगा, फिर और ज्यादा 3 बढ़ गए तो उससे ज्यादा डार्क होगा। अगर सारे ही डोमिनेंट वाले रहेंगे तो बिल्कुल डार्केस्ट कलर होगा, है ना, जैसे कि हमने देखा था क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। फिर यानी कि क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक तो सिमिलर से है। इसके बाद देखते हैं मैटरनल। मैटरनल क्या होते हैं, यानी कि जो सिर्फ मदर की साइड से हो। मदर यानी कि जब हम देखते हैं ओवम जो होता है, देखो ओवम स्पर्म फ्यूज करते हैं तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जाएगा, लेकिन मदर का न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यानी कि उस जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से जो इनहेरिटेंस आएगी वो मैटरनल होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैटरनल भी नहीं होगा, पॉलीजेनिक भी नहीं होगा, क्वांटिटेटिव भी नहीं होगा। यहाँ पर जो स्टडी किए जाते हैं उसमें रहता है कि भाई वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट, रिसेसिव, इस तरह की चीजें पढ़ी जाती हैं। वो कैसा है, वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है ना। तो ये आएगा मेंडेलियन पर, ठीक है, मेंडेलियन में आएगा ये। नेक्स्ट, it is said that Mendel proposed that factor controlling any character is discrete and independent। तो मेंडल ने बोला कि वो जो कंट्रोल कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है और डिस्क्रिएट है। तो उसका जो ये प्रोपोजिशन था ये किसके बेसिस पर था, क्या वो F3 जनरेशन के बेसिस पर था? तो मेंडल ने तो F2 तक किया था ना पहले, उसी के बेसिस पे उसने बता दिया था। F1 और F2 के बेसिस पे बताया था, तो F3 तो नहीं है। Observation that offspring of a cross made between plant having two contrasting characters show only one character without any blending। तो जैसे कि उसने बोला था, उसने ऑब्जर्व किया कि उसने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जैसे कि हम टॉलनेस का ही देख लेते हैं, टॉल और ड्वार्फ का जब क्रॉस किया तो वहां पर उनमें से एक का करेक्टर दिख रहा था। यानी कि जब उसने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया था तो जो F1 थी उसमें उसे टॉल दिख रहा था, लेकिन उसने ये भी बोला कि मतलब शो ओनली वन करेक्टर, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। तो इसी के बेसिस पर जो है मेंडल ने बोला था कि जो फैक्टर जो है हाँ मतलब कंट्रोल कर रहे हैं किसी करेक्टर को, वो डिस्क्रिएट है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो F1 में जो है उसने क्रॉस कराया था, ठीक है, ये वाला ब्लेंडिंग नहीं हुई थी। और दूसरी चीज अगर देखें सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1, तो सेल्फ पोलिनेशन के बेसिस पर उसने बताया था कि जो रेशियो है वो 3:1 आया है F2 के अंदर। और यानी कि डिस्क्रिएट फैक्टर जो है यहाँ पे जो है वो नहीं पता, मतलब डिस्क्रिएट फैक्टर का आइडिया जो है वो कहाँ से मिला था, वो पहले वाले से ही मिल गया था। F1 में ही पता लग गया था कि दो को क्रॉस कराने के बाद हमें कोई मतलब किसी एक पेरेंट के जैसा दिख रहा है, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। रही बात टेस्ट मतलब इन्होंने बोला क्रॉस पोलिनेशन ऑफ F1 को अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो इससे भी ये नहीं पता लगा था, ये पता किससे चला था, ये पता चला था जब डायरेक्ट जो पेरेंट थे उन्हें क्रॉस करा के जो F1 प्रोजेनी मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू जीन A एंड B आर लिंक्ड, ठीक है। अगर दो जीन लिंक्ड है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इस पर ये जीन पास पास है A एंड B। In dihybrid cross involve these two genes. F1 heterozygous is crossed with homozygous recessive parent। तो देखो अगर नॉर्मली देखो, नॉर्मली दो जीन होते हैं अगर अनलिंक्ड होते हैं, जैसे कि हमने देखा मेंडल वाला ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हेट्रोजाइगस जो F1 है, यानी कि ये F1 कैसा बना था, RRYY, ठीक है, ऐसा था, यानी कि राउंड येलो। और फिर जब उसे क्रॉस कराते किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, यानी कि स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो यहाँ पर क्या मिलता, यहाँ पर इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे, इससे बनेंगे गैमेट ऐसे भी बनेंगे कि R के साथ कैपिटल Y आए, कैपिटल R के साथ स्मॉल y आए, या फिर स्मॉल r के साथ कैपिटल Y एंड स्मॉल r के साथ स्मॉल y। तो यहाँ पर इससे 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं। और ये जो है रिसेसिव लिया, इससे तो सिर्फ एक तरह का गैमेट बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्रॉस करा के देखो 4 तरह के बन रहे हैं, तो एक तरफ जो है
अब एक तरफ तो हम रखेंगे सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर हमें जो है आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई एंड आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई। अब देखो ये कैसा होगा, ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड ग्रीन क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल वाई है। ये कैसा होगा, ये राउंड, और क्योंकि ये कैपिटल वाई है यानी कि राउंड येलो, क्योंकि ये वाई वाला जो है ये मतलब डोमिनेंट है ना। एंड देन देखो ये क्या होगा, ये होगा रिंकल्ड, ये सुनो, ये राउंड नहीं होगा, ये होगा कैसा, ये होगा रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, और ये रिंकल ग्रीन। और सब कितने मिल रहे हैं, 1:1:1:1:1 में, यानी कि यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, 1:1:1:1। इफ लिंक्ड नहीं है, ये कैसे है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर अगर प्रेजेंट है, अनलिंक्ड है, ठीक है, अगर अनलिंक्ड है तो रिजल्ट कैसा मिलता है, 1:1:1:1, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो अनलिंक्ड में मिल रहा है, अभी हमें नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि होगा या नहीं। अब लेते हैं हम ये वाला जो एग्जांपल दिया है कि F1 हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस कैसा दिया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने ए वाला लिया है, तो यानी कि कुछ ऐसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इन्होंने इसको क्रॉस कराया है पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये लिंक्ड है, ये पास पास है, यानी कि स्मॉल ए ये इस तरह से होंगे, है ना, ये पास पास होंगे, ठीक। तो अब इनको अलग अलग करना, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे है, वो तो अलग अलग पे थे, तो उनके लिए वो इजीली इंडिपेंडेंट असोर्ट हो गए, अलग अलग सेग्रीगेट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर गैमेट कैसे बनेंगे, यानी कि स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा, यानी कि गैमेट या तो ऐसा होगा कि कैपिटल ए कैपिटल बी आ रहा है, या ऐसा है कि स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ आ रहा है। जो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी वाला चांस है वो नहीं है, या वो बहुत कम है। ऐसे ही स्मॉल ए कैपिटल बी वाले का चांस भी नहीं या फिर बहुत ही कम है, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो कैसे हैं, वो वो लिंक्ड है, लिंक्ड है तो यानी कि हमारे पास ये वाली चीजें नहीं बनेगी। तो जब देखो यहाँ पर गैमेट कितने तरह के बने, 2 तरह के बन रहे हैं, ये वाले तो बन नहीं रहे हैं, एंड यहाँ पर एक तरह का गैमेट बनेगा, तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाया, एक तरफ एक तरह का ही गैमेट आएगा और दूसरी तरफ आएंगे 2 तरह के गैमेट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए ए बी बी एंड ए दोनों ही स्मॉल है ना, ए बी बी। तो यहाँ पर रेशियो कैसा आएगा, 1:1, क्योंकि यहाँ पे ये बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये इतने करीब है कि इन्हें कैसे अलग कर सकते हैं हम, ये अलग अलग नहीं जाएंगे कि इसके साथ ये वाला चला जाए, इसके साथ ये वाला, ये चांसेस सिर्फ क्रॉसिंग ओवर से हो सकते हैं, वो भी बराबर नहीं हो सकते। अगर ये थोड़ा ये दूर है तो चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि लिंक्ड है, लिंक्ड जीन है, तो यानी कि यहाँ पर रेशियो जो होगा वो 1:1 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी 9:3:3:1 कहाँ पे, ये तो डाई हाइब्रिड का जो अगर हम F1 की सेल्फिंग करते हैं तब मिलता है, एंड ये मोनो हाइब्रिड का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 के नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछ रहे हैं। फिनोटाइप हमें देखो याद है कि फिनोटाइप जो है हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस से कितने मिल रहे थे, 4 तरह के मिल रहे थे। जैसे कि हम एग्जाम्पल जो एक रटा हुआ रहता है हमें कि ऐसा मिल रहा था कि राउंड येलो मिल रहा था, फिर राउंड ग्रीन मिल रहा था, एंड रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि 4। अगर हमें याद भी नहीं है 4, हमें मोनोहाइब्रिड का याद है, हमें मोनोहाइब्रिड का पता है कि मोनोहाइब्रिड में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कितना है, 3:1 रहता है, यानी कि दो फिनोटाइप हैं,
टोल एंड ड्वार्फ को लेकर के हम चलते हैं। एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो कैसा है, 1:2:1, यानी कि 3 जीनोटाइप मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, एक तो ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, यानी कि 4 मतलब 2 तरह के फिनोटाइप मिल रहे हैं और 3 तरह के जीनोटाइप मिल रहे हैं। तो अगर हमें डाई हाइब्रिड का बताना है तो हम डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड जो होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो कॉम्बिनेशन होता है मोनो हाइब्रिड का। यानी कि अगर हम क्या करें, अगर उसमें 2 आ रहे हैं, 2 तरह के फिनोटाइप आ रहे हैं, दो फिनोटाइप आ रहे हैं, तो यानी कि अगर उसमें 2 आ रहे हैं मोनो हाइब्रिड में, तो 2 में 2 × 2 कर दो, 4 हो जाएंगे, क्योंकि डाई हाइब्रिड मोनो में 2 है और डाई को फिर उसका डबल कर दो 2 × 2। और ऐसे ही जो जीनोटाइपिक होगा, जीनोटाइपिक में यहाँ पे कितने मिल रहे थे जीनोटाइप, 3 मिल रहे थे। ठीक है, तो 3 का क्या कर दो, 3 × 3 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3×3 = 9। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप होंगे वो 4 तरह के होंगे एंड जीनोटाइप जो होंगे वो 9 टाइप्स के होंगे। नेक्स्ट, मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विद O ब्लड ग्रुप हैविंग A एंड B ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये मदर है, ऐसे बना लिया, सॉरी ये तो फादर हो गया, फीमेल है ना, मदर। मदर जो है, मदर का ब्लड ग्रुप A है एंड फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है, फादर का B है, और उससे जो मिल रहा है वो ब्लड ग्रुप O मिल रहा है। इनके बाद आ रहा है ब्लड ग्रुप O। तो देखो O जो है, O का जो जीनोटाइप क्या है, O का जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल आई स्मॉल आई। ठीक है, तो अगर 2 स्मॉल आई आए हैं, इसका मतलब एक स्मॉल आई यहाँ से आया होगा, एक स्मॉल आई यहाँ से आया होगा। और क्योंकि ये A है और ये B है, तो A है तो इसका मतलब इसके पास एक तो आई A होना चाहिए, और ये B है तो इसके पास आई B होना चाहिए। तो इन्होंने यही पूछा है कि what would be the genotype of both mother and father। तो मदर जो है होमोजाइगस होगी एक ही, अगर मदर होमोजाइगस हुई, होमोजाइगस का मतलब तो आई ए होना होता है। अगर दोनों आई ए है तो स्मॉल आई कहाँ से गया, तो ये तो नहीं होगा। मदर इज हेट्रोजाइगस, इसका मतलब हाँ हो सकता है, चांस बन रहा है यहाँ पे, आई ए है इसका मतलब दूसरा स्मॉल आई है, तो यानी कि यहाँ से ये स्मॉल आई गया होगा। और फादर होमोजाइगस, इसका मतलब आई बी और आई बी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मदर और फादर दोनों हेट्रोजाइगस है, कहने का मतलब है कि आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई, और जो ये स्मॉल आई है इससे मिलकर क्या बना है, ओ बना है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा कि अगर आपको पता लगाना है ऐसे, तो आप डायरेक्टली भाई जो चीज है, अगर ब्लड ग्रुप ओ है उसका, तो डायरेक्टली हमें समझ आता है कि उसके पास दोनों स्मॉल आई है जो अलील है। ठीक है, तो अगर दोनों स्मॉल आई है और दोनों एक एक पेरेंट से आई है, मतलब एक एक से आई होगी, एक से आई होगी, तो इसका मतलब उनके पास एक एक तो स्मॉल आई ही होगी। और अब दूसरी जो अलील होगी वो उसके बेसिस पे होगी कि उनका कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एक आई ए होनी चाहिए, और अगर बी है तो आई बी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द क्रॉस बिटवीन द प्रोजेनी ऑफ F1। ठीक है, F1 जो है between the progeny of F1 and homozygous recessive parent। तो यानी कि F1 के साथ क्रॉस करा रहे हैं किसका, होमोजाइगस रिसेसिव का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम अगर हम प्रोजेनी को, मान लो ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2 और यहाँ पे F1 आई है। ठीक है, फिर F1 की अगर इस F1 को हम किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करा रहे हैं, मान लो ये कैसा था, ये टोल पेरेंट था एंड ये ड्वार्फ पेरेंट था। ठीक है, स्मॉल टी वाला, एंड जो F1 आया है वो कैसा बना है, ये आया है, यानी कि हमें नहीं पता है ये टोल आया, लेकिन अब हम इसको F1 को क्रॉस करा दे रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस।
एंड ये यूज होता है किस लिए? तो इन्होंने देखो फर्स्ट चीज तो ये होगी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराने को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, तो आंसर होगा हमारा ये होगा टेस्ट क्रॉस। और दूसरी चीज पूछा कि ये यूजफुल कहाँ है, तो यानी कि अब ये हमें नहीं पता होता, हमने क्रॉस कराया तो हमें बस ये दिख रहा है, तो जैसे कि ये टोल है, लेकिन हमें पता लगाना है कि इसका जीनोटाइप क्या है। अब जो ये टोल होगा F1 में, क्योंकि टोल और ड्वार्फ पेरेंट थे इसके, तो ये ऐसे वाला टोल है या फिर ऐसे वाला टोल है, ये बात कैसे पता लगेगी? ये पता लगेगी हमारा टेस्ट क्रॉस कराने से। तो जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं यानी कि हम स्मॉल टी जो है यानी कि रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। अगर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने के बाद हमें जो है, देखो यहाँ पे कितनी तरह के गैमेट बनेंगे, यहाँ से बनेगा कैपिटल टी भी आएगा, स्मॉल टी भी आएगा, यहाँ से सिर्फ स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो एक तरफ से तो सिर्फ स्मॉल टी आ रहा है और दूसरी तरफ से कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, तो हमें यहाँ पर देखो 1:1 में टोल एंड ड्वार्फ मिलेंगे। यानी कि टेस्ट क्रॉस के बाद हमें 1:1 में अगर ड्वार्फ मिल रहा है एंड टोल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे वाला था। लेकिन अगर इसके साथ क्रॉस कराएं हम, अगर ये टोल ऐसा होता, होमोजाइगस होता, तो क्या लगता है इसके पास से सारे गैमेट स्मॉल टी वाले आते, इसके पास से कैपिटल टी वाले आते, और सब के सब यहाँ पर कैसे होते, यहाँ सब के सब हमें टोल मिलते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीनोटाइप को जानने के लिए, जो जीनोटाइप होता है इंडिविजुअल का, वो पता लगाने के लिए कि जो कोई डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है, कि यानी कि एक क्रोमोसोम होने पर भी उसके पास दो होते हैं, वैसे मतलब दो जीन होते हैं, किसी के दो अलील होते हैं, लेकिन एक अलील के होने के बावजूद भी वो शो हो रहा है यानी कि डोमिनेंट फिनोटाइप है, तो वो अगर होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना। एंड किस लिए होता है ये? जीनोटाइप जानने के लिए कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। किसका जीनोटाइप जानने के लिए? जो डोमिनेंट फिनोटाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, do you think Mendel's law of inheritance would have been different if the character that he chose were located on same chromosome? देखो बहुत पते की बात की है। अब देखो मेंडल ने जितने भी जो करेक्टर सिलेक्ट किए, वो लकी इस बात में था कि वो सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे, तो इसलिए वो आराम से जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो उसने दिया कि इंडिपेंडेंट असोर्ट हो रहे हैं, यानी कि अलग बिल्कुल आराम से जो वो रेशियो 9:3:3:1 आ रहा है, वो हो पा रहा है, यानी कि 4 तरह के वहां गैमेट्स बनने का आराम से इक्वली चांस था, 25% सारे तरह के गैमेट बन रहे थे वो 4 तरह के। लेकिन अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर अगर प्रेजेंट होते, जो हमें जो आर और वाई अगर एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते, तो जो हमें वो 9:3:3:1 मिल रहा है ना, वो नहीं मिलता अगर ऐसा होता। ठीक है, तो मेंडल्स का जो लॉ है वो इसीलिए मतलब है बीन डिफरेंट इफ जीन अगर जो है जो उसने स्टडी किए वो प्रेजेंट होते सेम क्रोमोसोम पर, तो अगर क्या होता करेक्टर सेम क्रोमोसोम पर अगर होते, तो यानी कि वहां पे लिंकेज होती है, और जब लिंकेज होती है तो इसका मतलब है कि वो जीन ज्यादा चांसेस होते कि वो एक साथ जाते हैं, उनके एक साथ जाने के चांसेस ज्यादा होते। और जो ये लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये फिर उस पे होल्ड, ये इस पे अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि जीन जो है वो, बिकॉज जो जीन एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो वो असोर्ट तो नहीं होंगे इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अगर कोई अलग अलग पे है तो हो जाएंगे, लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पर है तो गैमेट फॉर्मेशन में वो इंडिपेंडेंटली अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट, एनलिस्ट द स्टेप ऑफ कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। वुड emasculation needed a cucurbit plant? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट हमें आंसर बताना है किसका? क्रॉस पॉलिनेशन अगर हमें कराना है तो उसमें स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, एक मेल और एक फीमेल हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो यानी कि सिलेक्शन होगा पेरेंट का। अब क्योंकि हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, और अगर वो कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके पास मेल और फीमेल दोनों है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारी टेंशन होगी कि भाई अगर मेल और फीमेल दोनों है और हम चाहते हैं कि भाई ये फीमेल चाहिए हमें, इससे हमें मेल को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एंथर को हटाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन।
ठीक है, बाइसेक्सुअल होगा तो हम इमेस्कुलेशन करेंगे, एंथर हटाएंगे, लेकिन कब, डाइसेंस से पहले, यानी कि जब तक वो पोलन रिलीज ना करे, जब वो फट सा जाता है एंड पोलन निकलनी शुरू हो जाती है उससे पहले ही करना है, जब वो इमेच्योर हो। तो हमने पहले ही एंथर को हटा दिया, वहां से एंथर हट गया तो वहां पे सिर्फ फीमेल पार्ट बचेगा उस पर, फिर हम उसकी बैगिंग कर देंगे ताकि कोई भी किसी कोई बटरफ्लाई के थ्रू या एयर के थ्रू किसी कोई भी जो हम नहीं चाहते अनचाहा पोलिन जो है वहां पे ना आए, पोलिनेशन ना हो ऐसे जिससे हम नहीं चाहते पोलिनेशन कराना, तो हम बैगिंग कर देंगे। बैगिंग के बाद अब हमें खुद से पोलिनेशन कराना है। अब हमने जो सिलेक्ट किया था कि हम इस वाला मेल प्लांट को लेंगे, मतलब इस वाले को लेंगे डिजायर्ड मेल प्लांट को, कि इसका पोलन ग्रेन हम उस जो जिसको हमने कवर किया था ओपन करके पोलिन जो है उसकी डस्टिंग करेंगे, एंड देन डस्टिंग के बाद फिर से रीबैगिंग कर देंगे तब तक फ्रूट बनने तक। तो ये स्टेप्स होते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए, अगर हमें क्रॉस पोलिनेशन कराना है। एंड अगर बात करें कुकर बिट की, तो कुकर बिट में जो है इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती, और रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो प्लांट होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, फ्लावर जो होते हैं उसमें यूनिसेक्सुअल होंगे, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर फीमेल फ्लावर है खुद, और हमें फीमेल क्योंकि फीमेल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं होगा वो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं है, तो आराम से हमें हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज है नहीं तो उसे हटाने की क्या जरूरत है। जब फीमेल वाले के पास मेल वाला नहीं है, यानी कि जिसमें गाइनोसिम प्रेजेंट है उसमें एंडोसियम नहीं है, तो एंडोसियम को क्यों हटाना है, एंथर को क्यों हटाना, तो डायरेक्ट उसमें क्या होगी, डायरेक्ट उसमें बैगिंग होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन हैज टू परफॉर्म क्रॉस फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीइंग इनहेरिटेंस। एक इंसान ने क्या किया, क्रॉस किया और इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए कुछ ट्रेट्स या करेक्टर। तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म। तो उसको, यानी कि हमें, अब आप सोचो कि मेरे को या आपको किसी पर रिसर्च करनी है, किसी भी प्लांट पर इनहेरिटेंस के बारे में, कुछ करेक्टर्स के, ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने के। किस पे करोगे आप रिसर्च, कोई पेड़ ले लोगे, नीम का पेड़, आम का पेड़ या कुछ ऐसा, नहीं ना। आप सोचोगे कि कोई ऐसा प्लांट लिया जाए जिसको ना आप इजीली लैब में ग्रो करा सको, और जो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाए, और उससे जो है जो नई प्रोजेनी है वो भी ज्यादा बन रही हो, ताकि जो बने कुछ कुछ मर भी जाए तो कुछ तो बच जाए उसमें से, है ना। और हम इजीली पहचान भी सके कि भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, और इजीली उनकी मैटिंग कराना भी पॉसिबल हो, है ना। तो यानी कि उनका जनरेशन टाइम कम होना चाहिए, है ना। वो जल्दी से जो है नई जनरेशन आ रही हो, यानी कि ऐसे नहीं कि बहुत लंबा टाइम है कि भाई 10 साल 20 साल ताकि एक्सपेरिमेंट करने में हालत खराब हो जाए, है ना, बार बार तो रिपीट करने पड़ते हैं। तो यानी कि शॉर्ट जनरेशन टाइम होना चाहिए, एंड लार्ज नंबर वो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हो, और क्लियर, जिसके बारे में जिस ट्रेट का हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें क्लियर तो दिख रहे हो ना, उनके बीच में जो है इजीली वो ऑब्जर्व हो रहे हो कि भाई ये ऐसा है, येलो आ रहा है तो दूसरा ग्रीन आ रहा है, टोल आ रहा है तो डुआर्फ आ रहा है, यानी कि इजीली जो दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें ग्रो करना, मेंटेन करना भी आसान, मतलब इजी होना चाहिए, और साथ ही कंट्रोल मेटिंग पॉसिबल, तो मेटिंग भी, ताकि हम चाहे तो सेल्फिंग कराए, हम चाहे तो क्रॉस पोलिनेशन कराए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है पेडिग्री चार्ट, और जिसमें जो ट्रेट है वो पेरेंट्स में हमें नहीं दिख रहे, देखो पेरेंट्स में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में दिख रहे हैं, और बोला कि इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्सेस, पेरेंट्स में नहीं दिख रहे हैं और नेक्स्ट में दिख रहे हैं। तो जब पेरेंट्स में दिख नहीं रहे हैं और नेक्स्ट में दिख रहे हैं, तो यानी कि चांसेस क्या होगा, अब सेक्सेस पे तो डिपेंड नहीं है, इररेस्पेक्टिव है, तो इसका मतलब है ये कैसे होंगे, पेरेंट्स में अगर नहीं दिख रहा कोई चीज और इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये यानी कि ये ऑटोसोमल होंगे। इस बात से तो ये पता चल गया। अब ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, कैसे है, तो यानी कि अब देखो, मान लो ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए वाला हो गया। देखो यहाँ पे अगर ये डोमिनेंट होता तो ये पेरेंट के अंदर भी दिखता, ठीक है, ये सिर्फ इनमें ही क्यों दिख रहा है, तो ये सिर्फ नेक्स्ट में दिख रहा है, यानी कि पेरेंट्स में ये छुपा हुआ है, हमें नहीं पता है कि ये ऐसा है कैसा है ये, लेकिन किसी डिजीज का जो भी है ये
मान लो ये स्मॉल है ए है, यानी कि एक स्मॉल ए यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है, ठीक है, हम इसको लेके देख रहे हैं, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, लेकिन अगर इन पेरेंट के पास भी दोनों स्मॉल ए, एक और स्मॉल ए होता, तो ये भी इनके अंदर भी ये बीमारी दिखती, लेकिन इनमें तो दिख नहीं रही, इसका मतलब इनकी कैसे है, ये हेट्रोजाइगस है, ये पेरेंट्स जो है ये हेट्रोजाइगस है, और ये जो इनका बच्चा है, जो प्रोजेनी है, ये होमोजाइगस हुआ, और यानी कि जो हेट्रोजाइगस में करेक्टर शो नहीं हो रहा है, जो बीमारी नहीं दिख रही है, वो कैसी है, वो रिसेसिव होगी, सिर्फ होमोजाइगस में ही दिख रही है, तो यानी कि दोनों पेरेंट्स में हमें दिख नहीं रही है, और जो प्रोजेनी में दिख रही है, अगर ऐसा होता है, ये वाला केस रहता है कि पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, प्रोजेनी में हमें वो डिजीज दिख रही है, या वो कोई भी ट्रेट है वो दिख रहा है, इसका मतलब वो कैसा होता है, वो रिसेसिव होता है, और अगर वो बोला कि रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स है, तो इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है, तो यही है कि ट्रेट दोनों में एब्सेंट है, और नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, और दोनों मेल फीमेल में दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि अनअफेक्टेड पेरेंट है और अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जहां भी ये वाला केस आ जाता है कि पेरेंट जो हूँ, अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है और अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ रहा है, तो याद रखो कि वो रिसेसिव है। फर्स्ट चीज तो ये हो गई, पहचान हो गई कि रिसेसिव है, अगर दोनों अफेक्टेड है और बच्चा जो है वो अफेक्टेड है, तो रिसेसिव हुआ। और दूसरी चीज, अगर हमें जानना है कि वो सेक्स लिंक्ड है या नहीं है, तो अगर दोनों के दोनों मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो सेक्स लिंक्ड नहीं है, वो ऑटोसोमल है। अगर हमें कुछ ऐसा दिखता है ना कि सिर्फ फीमेल अफेक्टेड हो रही है, या सिर्फ मेल अफेक्टेड हो रहा है, या फिर ज्यादा मेल अफेक्टेड है या ज्यादा फीमेल, तो उससे हम समझ जाते हैं कि वो सेक्स लिंक्ड की बात आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे इक्वली दोनों में हो रहा है, तो इसका मतलब ऑटोसोमल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन F1 जनरेशन, मेंडल ने पोलिनेट किया प्योर ब्रीडिंग टोल और ड्वार्फ को, बट फॉर गेटिंग F2, देखो उसमें उसने पहले टोल एंड ड्वार्फ क्रॉस कराया, फिर F1 आई, ठीक है, F1 आ गई टोल, लेकिन जब उसको F2 चाहिए थी, तो उसने उनकी सेल्फिंग कराई। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे उसने सेल्फिंग क्यों कराई, तो जब F1 की बात थी, F1 प्लांट जो थे वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, F1 में जो ये हमें मिलेगा, ये कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये हेट्रोजाइगस मिलेगा, तो ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन फिनोटाइपिकली हमें टोल दिख रहा है, तो सेल्फिंग से मेंडल ने उनमें देखने की कोशिश की सेग्रीगेशन ऑफ अलील। अगर वो कुछ और चीजें कराता, कि जैसे कि वहां पे दो का क्रॉस करा दिया, लेकिन सेकंड में उसने सेल्फिंग क्यों कराई, क्योंकि वो देखना चाहता था कि यहाँ पे बाहर से अगर कुछ ऐड कर दिया तो वो चीज वो नहीं स्टडी कर पाता, उसको देखना था कि सेग्रीगेशन अलील का कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन की वजह से हमें फिर से जो है ड्वार्फ भी मिला है ना, रीअपीयरेंस हुआ, किस ट्रेट का, पहले सारे टोल मिल रहे थे, लेकिन जो छुपा हुआ था वो भी यहाँ पे मिल गया, ड्वार्फ मिल गया, तो यहाँ पर इसके बेसिस पर वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे पाया। तो उसको यही जानना था कि अलील सेग्रीगेट कैसे हो रही है, ये जानने के लिए उसने सेल्फिंग की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट। तो कोई जीन होता है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है, और वो किसी ट्रेट को, मतलब ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। अब ये चीज कही जाती है कि हर चीज इंफॉर्मेशन जो है हमारे डीएनए में लिखी गई है, डीएनए यानी मतलब जीन में हर चीज का मतलब जीन्स होते हैं, कि भाई ये स्किन वाले जीन है, ये हाइट वाले जीन है, ये इस चीज के जीन है, ये इस एंजाइम के जीन है, तो हर इंफॉर्मेशन हमारे अंदर, हम जिस तरह के बाहर दिख रहे हैं, जो हमारे अंदर एक्सप्रेशन हो रहा है, वो सब जीन पर लिखा हुआ है, तो यानी कि जीन के पास ही इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी कि जीन क्या होते हैं, अब देखो जीन डीएनए के सेगमेंट होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि भाई ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है, यानी कि अब जैसे कि हम देखो नेक्स्ट जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें देखेंगे हम डीएनए जो है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इससे फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है, यानी कि ठीक है, और इसके बाद आरएनए जो होता है, जो एमआरएनए होता है, खासकर एमआरएनए कोड करता है, यानी कि मतलब उस पे कोड होते हैं, कोड प्रेजेंट होता है, ट्रिपलेट कोडोन होता है, और एक जो 3 बेसिस का कोडोन होता है, वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मतलब उससे एक अमीनो एसिड, हम यहाँ पर जो कोड होगा, यहाँ पे प्रोटीन जब बनेगी,
तो वो रीड करके एक अमीनो एसिड आके लगेगा वहां पे, 1 2 3 इस तरह से, और फिर हमें अलग अलग तरीके की प्रोटीन मिलेगी। तो यानी कि जो जीन होते हैं वो उनमें इंफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की। हर जीन में जो है कि भाई जीन में कि ये वाली प्रोटीन बनेगी, इससे ये वाली प्रोटीन बनेगी, स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम्स बनेंगे, और जो कि हमें फाइनली ट्रेट जो है हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो यानी कि जीन जो है वही फिनोटाइप को डिटरमाइन करते हैं, और कैसे, प्रोटीन फॉर्म करके। तो क्या होगा, जैसे कोई जीन है, किसी भी चीज का जीन है यानी कि डीएनए, ठीक है, डीएनए का सेगमेंट ही होता है जीन। अब वो डीएनए से फिर ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन करके वो प्रोटीन बनाएगा। तो यानी कि वो मैसेज है और उस मैसेज को पढ़ के प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन हमें बाहर फिनोटाइप की फॉर्म में मतलब दिखाई देगा कि भाई ये इस चीज का है प्रोटीन, ये सब, ये एंजाइम बना, कोई एंजाइम की फॉर्म होगी या कोई प्रोटीन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर अलील ऑफ पार्टिकुलर जीन डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो एक जीन है उसकी अलील एक दूसरे से अलग कैसे है। तो अब जैसे कि नॉर्मली जो है वो कोई हाइट होगी एक, जिसको हम बोल देंगे कि भाई ये कैसी है, ये वाइल्ड टाइप है। ठीक है, हमने चैप्टर में भी देखा, लेकिन इसके अंदर कहीं कुछ इसका मतलब कि डिप्लॉयड है हम, तो उसमें 2 होंगे, एक पेयर होगा। अब कुछ ऐसा हो जाए कि उसमें कोई चेंज आ गया उस जीन में, कोई मिसिंग होने की वजह से, कुछ भी एक बेस पेयर की वजह से चेंज आ गया, किसी की वजह से भी चेंज आने की वजह से वो जो है वो अलील चेंज हो गई। ठीक है, पहले वो कैपिटल थी, अब उसमें कुछ चेंज आ गया म्यूटेशन की वजह से। तो यानी कि ये बोला कि अलील जो है वो कैसे अलग अलग होती है। तो अलील जो होती है वो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है सेम ही जीन की, करेक्टर उनका सेम ही होगा कि भाई वो हाइट के लिए है या ये कलर के लिए है या इसका काम कर रही है। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा चेंज आया तो वो अलग तरीके से काम करने लगेगी। या ऐसा होता है जब कोई रिसेसिव होती है वो कुछ करती ही नहीं है, जो डोमिनेंट होगी वो काम करेगी, जो रिसेसिव है वो उसके उसके अंदर चेंज हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि चेंज आने के बाद जो है, जो चेंज्ड अलील है उसमें या तो ऐसा होगा कि वो एंजाइम बना रही है, या ऐसा एंजाइम है कि वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, या ऐसा है कि बन ही नहीं रहा है, मतलब एंजाइम ही नहीं बना रही है। तो यानी कि अगर वो अकेली होगी, अगर पेयर में डिप्लॉयड में अगर वो दोनों हुई हुई, तो यानी कि यहाँ पे कोई एंजाइम बना ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। लेकिन अगर उनमें से एक भी होगा तो इस वाले की वजह से, ये जो टी दिख रहा है कैपिटल की वजह से काम हो गया, है ना। तो यानी कि अलील जो वो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है सेम जीन की, और वो जो होते हैं सेम लोकस पर प्रेजेंट होगी। अब जैसे कि हम डिप्लॉयड हैं, हमारे अंदर एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, और एक मदर से आया एक फादर से आया, है ना। मान लो ये मदर वाला है, ये फादर वाला है, तो सेम लोकेशन पर होती है। यानी कि यहाँ पे मान लो ये टी वाले का है, तो ऐसे ही टी वाले का इस पे होगा, डिपेंड करता है कि टी कैपिटल हो या स्मॉल हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही बोला है कि वो जो है सेम लोकस पर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक लोकेशन होगी एक स्पेसिफिक, उसी पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। तो ये डीएनए सीक्वेंस में अलग हो सकती है और डिफरेंट एक्सप्रेशन दे सकती हैं। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इनका सिग्निफिकेंस है कि इनकी वजह से जो है वेरिएशन आती है इंडिविजुअल्स में, और फॉर्म द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, और हमें ये इनहेरिटेंस का पैटर्न का जो एक बेसिस बनाती है ये। ठीक है, हमें दिख रहा है ना कि अगर अलील है, अगर है एक दूसरे से अलग है, तो उसकी वजह से क्या है, कुछ चेंज आ रहा है ना। अब देखो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी होते ही चेंज आ रहा है ना। अगर ये दोनों स्मॉल टी एक साथ आएंगे तो हमें ड्वार्फ दिखेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, in a monohybrid cross of plant with red white flower plant। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और क्या किया, रेड कलर एंड वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया, तो यहाँ पे सब के सब कैसे मिले, रेड मिले। ठीक है, सब रेड मिले। और जब सेल्फिंग कराई, अब जब इनकी सेल्फिंग करा दी, ये तो पेरेंट्स हो गए, ये हो गया F1। और जब इनकी सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग करने के बाद क्या मिल रहा है, रेड एंड वाइट जो है वो 3:1 में मिल रहा है। ठीक है, रेड एंड वाइट कैसे मिल रहा है, 3:1 में मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ यूजिंग कैपिटल आर और स्मॉल आर सिंबल
तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि भाई एक्सप्लेन करना है कि इन्होंने ये एक सिंबल जो है आर स्मॉल आर जो है पेरेंटल के लिए जो है पेरेंटल जीनोटाइप के लिए यूज किए हैं। ठीक है, तो जब हम क्रॉस करते हैं इन्होंने पेरेंट्स के लिए देखो अभी इन्होंने बोल दिया है कि भाई मेंडल ने जो है रेड और व्हाइट फ्लावर को जो है क्रॉस कराया था। ठीक है, रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया था, फिर उसके बाद रेड ही मिला। हम्म, तो मेंडल ने ऐसा ये वाला सिंबल जो है यूज किया। ये सिंबल जो है यूज क्यों किया? क्योंकि मेंडल ने जो है ये जो लिया था ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए लिया था, यानी कि दोनों कैपिटल है। देखो दोनों कैपिटल है, इसका मतलब डोमिनेंट और होमोजाइगस लेगा कि दोनों सेम है ना, दोनों है तो होमोजाइगस। एंड जो ये होमोजाइगस रिसेसिव के लिए है, जबकि F1 में जो है F1 जो है सिंस क्योंकि सब के सब रेड मिले हैं, लेकिन यहाँ पे जो सब रेड मिले होंगे वो अब चांसेस उनका ये है कि वो ऐसे वाले होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो सिंबल है वो यही चीज है कि ये सिंबल किस लिए यूज किया है, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए यूज किया है, एंड ये वाला सिंबल ये है कि होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। तो इसका यही है। अगर ये यहाँ पर कैपिटल आर ना लेता, कैपिटल आर स्मॉल आर लेता, तो इस बात से ये समझ आ जाता कि भाई ये वाला कौन सा है, कि हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो ये चीज बताना भी, इसका बेसिस, इसका यूज करना भी ये जरूरी है कि भाई ये क्यों यूज किया है ये वाला सिंबल। तो यहाँ पर आर जो है वो डोमिनेंट अलील है और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव अलील है। तो यहाँ पर तीन तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अब इनका यूज करने का मतलब यही है कि यानी कि होमोजाइगस है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है रेड और होमोजाइगस रिसेसिव है व्हाइट, और बाकी जो ये बनेगा ये हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट जीन प्रोवाइड ओनली द पोटेंशियलिटी, द एनवायरमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। अब देखो बोला है कि जीन जो है उससे पोटेंशियल मिलता है कि भाई ये वाला चीज है, ये कर सकता है, यानी कि ये आर जीन है इसकी वजह से ये रेड आएगा, रेड आ सकता है, लेकिन एनवायरमेंट उसको अपॉर्चुनिटी देगा, यानी कि मौका देगा कि उसे रेड आने का। तो यानी कि बोल रहे हैं कि इस स्टेटमेंट पे कमेंट करनी है हमें। तो जो जीन होते हैं यानी कि जेनेटिक पोटेंशियल, हमारे अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जीन की वजह से पोटेंशियल आता है कि भाई ये इस जीन की वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, लेकिन उसे एक मौका तो मिलना चाहिए कि भाई ये चीज की वजह से ये होगा। लेकिन जो वो एक्सप्रेस करेगा उसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अगर प्लांट के पास टॉलनेस के लिए जीन है, ठीक है, कि भाई ये जीन है कैपिटल टी है इसकी वजह से ये लंबा होगा, लेकिन अगर प्लांट को प्रॉपर खाना ना दिया जाए, प्लांट को वाटर ना मिले, लाइट ना मिले, तो क्या वो टोल होगा? उसके पास टोलनेस का जीन है लेकिन प्लांट को प्रॉपर खाना नहीं दिया। हम ही मान ले, हम हमारे माँ बाप लंबे हैं, हाइट अच्छी है, लेकिन हमने एक एज में हमने ढंग से खाना नहीं खाया, हमने ढंग से जो चीज हमें चाहिए थी न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, तो भाई जब न्यूट्रिएंट्स तुम्हें नहीं मिले हैं प्रॉपर वे में तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसलिए तो कहते हैं कि एक टाइम पे बोलते हैं कि भाई कॉम्प्लेन, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन खिलाएगी, है ना। क्यों? एक मतलब प्रॉपर तुम्हें न्यूट्रिएंट देने की कोशिश की जा रही है, बाकी तुम टोल होंगे या नहीं होंगे वो तुम्हारे जीन में लिखा है, लेकिन साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट होता है वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है। अगर एनवायरनमेंट में दिक्कत होगी, अगर तुम्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और तुम्हारे अंदर जीन है तो तुम टोल नहीं हो पाओगे फिर। ठीक है, तो दोनों चीज जब साथ मिलती है तब वो चीज हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो यानी कि प्लांट के पास टोलनेस का जीन है लेकिन उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले, प्रॉपर वाटर लाइट नहीं मिले, तो जो जीन है उससे पोटेंशियल तो मिल रहा है ट्रेट के लिए, लेकिन एक्चुअली जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है। तो फिनोटाइप जो है वो किसकी वजह से दिख रहा है? जीनोटाइप और एनवायरनमेंट की दोनों की इंटरेक्शन से दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B, D are three independently assorting gene with their recessive allele A, B, D respectively. Cross was made between individual of, अब इन्होंने बोला है कि इसके बीच में एंड इसके बीच में क्रॉस हुआ है, यानी कि ये एंड इनके बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो अब देखो
क्रॉस कराने के लिए अब देखते हैं हम गैमेट कैसे बनेंगे। हम यहाँ पे हम गैमेट्स बना के देखते हैं। इससे कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, यानी कि ये इनके बेसिस पे तो एक ही तरीके का आ रहा है बी और डी, तो यानी कि ए के बेसिस पे दो बनेंगे, यानी कि एक में स्मॉल ए हो सकता है, दूसरे में कैपिटल ए हो सकता है। बाकी बी तो क्योंकि होमोजाइगस है और डी भी ये होमोजाइगस है, यानी कि यहाँ पे दो तरह के गैमेट बन सकते हैं, ऐसा या फिर ऐसा। यहाँ से कैसे बनेंगे, ए बी और डी ऐसे। तो अगर हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, इसका इसके साथ क्रॉस कराए तो मिलेगा ए ए बी बी डी डी, एंड इसका कराएंगे तो ए ए बी बी डी एंड डी, यानी कि एक के अंदर जो है सिर्फ एक हेट्रोजाइगस, मतलब दो हेट्रोजाइगस मिलेंगे और एक के अंदर एक हेट्रोजाइगस मिलेगा। तो यही पूछ रहे हैं कि टाइप ऑफ जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, तो कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे। तो यहाँ पे आप गैमेट बना के देख लो, गैमेट सिर्फ जितने अलग होंगे उसके बेसिस पे गैमेट बनेगा। यहाँ पर सारे एक से हैं, अब यहाँ पे एक ही तरह के गैमेट बन सकते हैं 100%, यहाँ पे दो तरह के। ये अब देखो स्मॉल बी और कैपिटल डी तो सब में ऐसे ही आएगा, सिर्फ फर्क किसका रहेगा, या तो कैपिटल ए आ जाए या फिर स्मॉल ए आ जाए, है ना। दो तरह के गैमेट बने, दो तरह के गैमेट बनेंगे, यहाँ से एक तरह का, तो यानी कि दो तरह के यहाँ पे जीनोटाइप आएंगे, एक ऐसा एंड एक ऐसा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आवर सोसाइटी ए वुमन इज ऑफन ब्लेम्ड फॉर नॉट बियरिंग मेल चाइल्ड, डू यू थिंक इट इज राइट, जस्टिफाई। तो सोचिए क्या मतलब, क्या ये सही है कि वुमन को ब्लेम करा जाए कि मेल चाइल्ड आया या नहीं आया। तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। और क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है। कैसे कि जब अगर किसी के पास एक्स एक्स है तो यानी कि वो कैसी है, दैट इज फीमेल, एंड अगर किसी के पास एक्स वाई है यानी कि ही इज मेल। तो मतलब फीमेल ऑलवेज सिर्फ गैमेट्स बनाती है ऐसे जिनके पास एक्स होते हैं, यानी कि 100% गैमेट्स उसके पास ऐसे ही होंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा। और मेल के पास 50-50 होता है, यानी कि ऐसे गैमेट्स हो, ऐसे स्पर्म हो जिसके पास एक्स हो सकता है और वाई हो सकता है। तो अगर फीमेल के पास तो सारे एक्स ही बन रहे हैं, एक्स वाले ही बन रहे हैं गैमेट, यानी कि एग जो है, ओवम, एंड स्पर्म जो है, स्पर्म 50% ऐसे बन रहे हैं जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है, 50 बन रहे हैं जिसके पास वाई है। अपार्ट फ्रॉम ऑटोसोम्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑटोसोम्स सब मतलब ऑटोसोम्स की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑटोसोम्स तो होंगे ही सब में, लेकिन कुछ में एक्स होंगे कुछ में वाई होंगे। तो जिसके पास एक्स होगा और वो एग के साथ जैसे फर्टिलाइज किया, इस स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पे एक्स एक्स आया, तो यानी कि जो एक्स एक्स आएगा ये फीमेल चाइल्ड होगी। फीमेल का कोई काम नहीं, देखो फीमेल किसी, यहाँ पे भी एक्स गया है और यहाँ पे भी फीमेल एक्स ही दे रही है, मेल के पास से वाई आया है। तो यानी कि अगर मेल के पास से वाई आ जाए तो मेल होगा, जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चा होगा, और जबकि अगर मेल के पास से एक्स आए तो फीमेल होगा। तो इसका मतलब वुमन को क्यों ब्लेम कर रही हो, ब्लेम करना है तो मेल को करो भाई, कि भाई मेल की वजह से एक्स वाई आ रहा है। अगर मेल की वजह से एक्स आया है तो फीमेल बनेगी, और अगर मेल की वजह से वाई आया है तो मेल बनेगा। तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी बिल्कुल ही गलत है, अनपढ़ है। सोसाइटी को एक बार पढ़ना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप का है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में जो है, जो भी मतलब जो भी फिटस होगा, जो बच्चा होगा, उसका जो सेक्स है, जो उसका जेंडर जो है वो डिपेंड करता है मेल के स्पर्म में जो क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम आया है या फिर एक्स आया है। तो मेल की वजह से ही जो है, जो बच्चा है उसका जेंडर अफेक्ट होगा। तो इसका मतलब जो ये वुमन को ब्लेम करते हैं कि भाई उसको बेटा नहीं हो रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द जेनेटिक बेसिस ऑफ रिंकल फिनोटाइप ऑफ पी सीड। पी प्लांट सीड है और उसका इन्होंने पूछा है कि जेनेटिक बेसिस क्या है उसका, रिंकल फिनोटाइप का। तो देखो हमने पढ़ा है ये वाला रटा हुआ भी है बिल्कुल, कि अगर रिंकल फिनोटाइप है तो उसका कैसा जेनेटिक बेसिस होगा। देखो जब हम बात करते हैं आर जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, आर राउंड के लिए डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिंकल रिसेसिव है। लेकिन जब
कैपिटल आर आएगा या कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, तो तब क्या होगा, जब ये राउंड रहेगा। सिर्फ जब दोनों स्मॉल आर होंगे जब रिंकल आएगा। तो यानी कि प्लांट में जब ये दोनों होंगे तो जो डोमिनेंट है तो फंक्शनल एंजाइम बना रहे हैं, और जो वो प्रॉपर उस एंजाइम की वजह से जो है स्टार्च बन रहा है। ज्यादा स्टार्च बनेगा तो यानी कि सीड जो है वो बिल्कुल राउंड बनेगा। ठीक है, स्टार्च अच्छे से बना भरा हुआ तो यानी कि सीड राउंड बन गया। लेकिन जब दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो एंजाइम काम नहीं कर रहा है, और काम नहीं कर रहा है तो जो स्टार्च है वो कम है, कम शुगर है सीड के अंदर। सीड के अंदर जब कम शुगर होगा तो मैचुरेशन में वाटर जो है हाई शुगर कंटेंट की वजह से भर जाता है। तो सीड जब ड्राई होगा, श्रिंक होगा, तो रिंकल फिनोटाइप बना लेगा। तो यहाँ पर ये इसका फिनोटाइप थोड़ा इस तरीके का दिखने लगेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर अमाउंट में जो है शुगर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, लेस स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है। 14 नंबर, if even if a character show multiple allelism, इंडिविजुअल में हमेशा दो ही एलील होती है, और इसका रीजन क्या है। अब ऐसा क्यों है, एक इंडिविजुअल के अंदर दो ही एलील क्यों होंगी। क्योंकि देखो जो एलील होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सबके पेयर होते हैं, एक मदर के पास से आता है, एक फादर के पास से आता है, और उसके पास उस पर स्पेसिफिक लोकेशन होती है जिसपे जीन प्रेजेंट है। मतलब ये जीन है, ये किसी का भी जीन है, ये ब्लड ग्रुप का ही जीन है, मतलब जैसे कि तो आई ए या स्मॉल आई हो या फिर आई ए हो, हमारे पास जो है सिर्फ दो ही अलील हो सकती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम जो हैं हम डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रिप्लॉइड होते तो हमारे पास तीन तीन अलील हो सकती थी, टेट्राप्लॉइड होती तो चार हो सकती थी, क्योंकि हमारे पास हर एक का जो है वो एक पेयर होता है। पेयर का मतलब दो होना, और जब दो होंगे या सिर्फ दो, हर चीज की सिर्फ दो ही अलील हो सकती है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग है, पी प्लांट है, क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो किसी लोकेशन लोकस के लिए जो है इंडिविजुअल जो है एक अलील जो है हमारे पास जो है मदर से आई है, एक फादर के पास से आई है, मतलब हर चीज में ही देखे। ठीक है, तो दो जो है दो कभी भी हमारे अंदर नहीं होती, ये पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब दो से जो ज्यादा होंगी। ठीक है, जैसे हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, ब्लड ग्रुप की अलील जो है आई जो जीन है, आई जीन एक इस आई ए होता है, आई बी होता है एंड स्मॉल आई होता है। लेकिन हमारे अंदर एक बारी में, मतलब एक के अंदर या तो ऐसे होगा, ये होगा आई ए आई बी होगा, इस तरह से बनना होगा, आई ए हो सकता है, या फिर आई ए स्मॉल आई हो सकता है, या फिर आई बी हो सकता है, या आई बी हो सकता है, मतलब या स्मॉल आई हो सकता है, या आई आई बी आई हो सकता है। तो यानी कि हमारे अंदर सिर्फ दो ही एलील आ सकती है, क्योंकि हमारे अंदर सबका जो है पेयर है ना, हम डिप्लॉइड हैं, 2n है। तो हर क्रोमोसोम जो है हमारे पास दो है, पेयर में क्रोमोसोम है, और पेयर पर एक स्पेसिफिक लोकस जो होती है, लोकस पर एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होता है। तो यानी कि किसी भी करेक्टर का चाहे हम मल्टीपल एलील्स हो, हमारे पास दो ही होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। दो से ज्यादा हम देखेंगे तो हम पॉपुलेशन में देखेंगे कि हाँ पॉपुलेशन में हमें इस तरह का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस तरह का भी मिल रहा है, यानी कि हमारे ब्लड ग्रुप का जो अलील है, तीन तरह के हमें अलील मिल रहे हैं, एक आई ए वाला, एक आई स्मॉल आई वाला, एक आई बी वाला। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ दो ही मिल सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो सकता है इन छह में से, है ना। नेक्स्ट, हाउ डज ए म्यूटेजन इंड्यूस म्यूटेशन। तो म्यूटेजन होते क्या है, म्यूटेजन वो होते हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। म्यूटेजन फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, है ना। फिजिकल म्यूटेशन में जैसे कि हमारा ये यूवी रेडिएशन हो सकती, हमारी हीट हो सकती है, यूवी रेडिएशन हो सकती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, डीएनए में चेंज आता है। और केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स भी होते हैं कुछ, और वो केमिकल भी क्या करते हैं, डीएनए में चेंज करते हैं। तो म्यूटेशन वही है कि मतलब कैसे, इन्होंने पूछा कैसे इंड्यूस करते हैं, तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो म्यूटेशन जो होते हैं फिजिकल या केमिकल एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कोज करेंगे, है ना। तो ये कैसे करेंगे, ये केमिकली स्ट्रक्चर जो होंगे नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, या तो यानी कि नाइट्रोजन बेस है उसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, या फिर सब्सटीट्यूशन हो गया। सब्सटीट्यूशन मतलब एक बेस को हटा के दूसरी बेस लगा दी जाए, या इंसर्शन हो जाए कि ऐड कर दी, या फिर डिलीशन हो जाए, कोई कोई बेस जो है नाइट्रोजन बेस वो हटा दी गई हो। ठीक है, या डैमेज करें और इंटरफेयर करें, रेप्लिकेशन के टाइम पे इंटरफेयर होना। तो इन सब की वजह से क्या होगा, ये सब जो मतलब इन्होंने पूछा ना कि हाउ डज, कि इस तरह से, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाए, इंसर्शन हो जाए, डिलीशन हो जाए, या स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, या रेप्लिकेशन में कुछ इंटरफेरेंस हो जाए। तो जैसे कि यूवी रेडिएशन एग्जांपल पूछ रहे हैं, यूवी रेडिएशन क्या करती है, थायमिन
जीन डाइमर बनाती है, ठीक है। जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए में इस तरह से AGTTC इस तरह जा रहा है, तो इसके सामने क्या आएगा, ए के सामने हमेशा टी आता है, जी के सामने सी आता है, टी के सामने ए आएगा, ए आएगा, जी आएगा। तो नॉर्मली ये इस तरह से बेस पेयर करते हैं, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में 2 होगी। तो जब यूवी रेडिएशन पड़ेगी, मान लो इन पे यूवी आई, तो यूवी रेडिएशन की वजह से जो ये थायमीन है, यहाँ पर इधर बॉन्ड बनाने की बजाय ये आपस में जो है डाइमर बनाते हैं, आपस में बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड बनती है, ठीक है। इंड्यूस कर यहाँ पे बॉन्ड बनेगी और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर ना थोड़ी सी इस तरह से ऐसे बन जाए, ऐसे हो जाएगी। ये जो टी है, इनकी वजह से स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा रेप्लिकेशन में। अब जब ये इस तरह से चेंज होगी, जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे दिक्कत करेगा ये। तो म्यूटेशन की वजह से है जो है हेरिटेबल चेंज होता है, यानी कि ऐसा चेंज करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो है दिक्कत करे, नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चेंज जाने जाता है। फिर हेरिटेबल का मतलब यही है, ठीक है। तो अब अभी तक हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बेझिझक। और बाकी अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। और लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो और सब्सक्राइब करो।